जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। यह है प्राचीन इतिहास की 19वीं क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीएस यानी जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विद एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास के कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात कर रहे हैं कुषाण साम्राज्य की। अगर हम पुराने दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि पहलव वंश के बाद कुषाणों का आगमन हुआ था भारत में, और इन्हें यूची और तोखरी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, यूची और तोखरी। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कुषाण असल में थे कौन। मतलब ये कोई एक अकेला समूह नहीं था जो उठकर आ गया हो। ये जो यूची कबीला था ना, वो मुख्य रूप से 5 कुलों या कहने 5 शाखाओं में बटा हुआ था। अच्छा, 5 कुलों में बटा हुआ था। हाँ, और कुषाण उन्हीं 5 कुलों में से एक थे जो आगे चलकर सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। ये तो वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक घुमंतू कबीले की सिर्फ एक शाखा ने इतना बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब इस साम्राज्य की नींव आखिर रखी किसने थी? इसकी नींव रखी थी कुजुल कटफिसिस ने। कुजुल कटफिसिस? जी। ठीक है, पर जब भी हम कुषाणों का जिक्र सुनते हैं ना, तो एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, कनिष्क। बिल्कुल, आना भी चाहिए। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां बनानी पड़ी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी बनी मथुरा। लेकिन पेशावर और मथुरा में तो बहुत दूरी है ना। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी। अगर आप भौगोलिक नजरिए से देखें तो पेशावर से वो मध्य एशिया और व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, और मथुरा से भारत के अंदरूनी हिस्सों पर। क्या बात है! मतलब एक तीर से 2 निशाने। और कनिष्क की दूरदर्शिता का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है शक संवत। हाँ, शक संवत, जो उन्होंने 78 ईस्वी में चलाया था। 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठे थे। और सबसे दिलचस्प बात जो छात्रों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि आज भारत सरकार इसी शक संवत का प्रयोग करती है। एकदम सही। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 78 ईस्वी और शक संवत, जिसका प्रयोग भारत सरकार करती है। तो कनिष्क की शक्ति की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए धर्म का भी बड़ा रोल रहा होगा। हाँ, धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। कनिष्क के ही शासनकाल में कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है, वहां 4थी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कुंडल वन कश्मीर में, और शायद इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी ना? बिल्कुल, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान संप्रदाय तो मतलब ये वो संप्रदाय है जहां भगवान बुद्ध को एक देवता के रूप में देखा जाने लगा था। हाँ, और कनिष्क जैसे एक शक्तिशाली सम्राट के लिए ये स्वरूप बहुत अनुकूल था, जो इतने बड़े साम्राज्य को सांस्कृतिक रूप से जोड़ सके। लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ कनिष्क कितना शक्तिशाली था, विशाल बौद्ध संगीति का आयोजन करवा रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हाँ, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। मैंने पढ़ा है कि किसी चीनी जनरल ने उन्हें हराया था। कौन था वो? उस चीनी जनरल का नाम था पेन चुआ। पेन चुआ ने कनिष्क को युद्ध में हराया था, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। पेन चुआ, ठीक है। तो मतलब कनिष्क अजय नहीं था। तो राजनीति और धर्म के बाद अब कुषाणों की अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत थी, खासकर उनके सिक्के। सिक्कों का इतिहास तो बहुत ही समृद्ध है। अगर हम शुरुआत से देखें तो संस्थापक कुजुल कटफिसिस के समय में केवल तांबे के सिक्के चलते थे, जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि लिखी होती थी। राइट। बिल्कुल।
लेकिन जब कुषाण पूरी तरह से स्थापित हो गए तो उन्होंने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाईं और ये सोने के सिक्के वजन और आकार में बिल्कुल रोम के सिक्कों जैसे थे। रोम के सिक्कों जैसे? तो क्या ये आज की इंटरनेशनल करेंसी जैसे आज डॉलर है उसकी तरह काम कर रहे थे? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी रुकावट के हो सके, इसलिए उन्होंने रोम वाले मानक अपनाए। और एक बात, चांदी के सिक्के उनके समय में बहुत कम या कह सकते हैं कि सिर्फ प्रयोगात्मक स्तर पर ही देखने को मिलते हैं। उनका सारा फोकस सोने और तांबे पर ही था। और कनिष्क के सोने के सिक्के तो मैंने तस्वीरों में देखे हैं, उन पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन मिलता है। हाँ, ये उनकी गहरी राजनीतिक समझ थी। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी सूर्यदेव हेलियोस, भारतीय सूर्यदेव कार्तिकेय या स्कंद, शिव और गौतम बुद्ध का चित्र मिलता है। इसमें ये जो यूनानी सूर्यदेव हेलियोस हैं, ये पॉइंट काफी अहम है ना? बहुत अहम है। कनिष्क के सिक्कों पर ही पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोस का चित्र अंकित हुआ था। शुरुआत में यूनानी और ईरानी देवता ज्यादा थे, बाद में भारतीय देवताओं का अंकन बढ़ गया। और भारत में सबसे पहले सोने का दिनार 127 ईस्वी में कनिष्क प्रथम ने ही जारी किया था, ये भी एक फैक्ट है। हाँ, 127 ईस्वी में। और एक तथ्य जहां छात्र अक्सर उलझ जाते हैं वो ये है कि इतिहास में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के? लेकिन रोजमर्रा के लेन देन के लिए छोटी मुद्रा भी तो चाहिए होती है ना? बिल्कुल, इसीलिए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने का श्रेय भी कुषाणों को ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शुद्ध सोना और स्थानीय बाजार के लिए तांबा। क्या बात है, अर्थव्यवस्था एकदम संतुलित थी। अब जहाँ इतना पैसा होगा, इतनी आर्थिक समृद्धि होगी, वहाँ कला और साहित्य तो फलेगा फूलेगा ही। हाँ, कनिष्क का दरबार किसी आधुनिक टॉप यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। वहाँ हर क्षेत्र के दिग्गज थे। जैसे सबसे पहला नाम आता है राजवैद्य चरक का। चरक आयुर्वेद के बहुत ही विख्यात विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता, जिसके 8 भाग और 120 अध्याय हैं। एकदम सही। और इस किताब में इतना ज्ञान भरा है कि इसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, चरक संहिता। और विश्वकोश से याद आया, वसुमित्र भी तो उनके दरबार में थे, जिन्होंने बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। हाँ, और वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। ये उपनाम परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। और एक और बड़ी रचना है बुद्धचरित। राजकवि अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी और इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित। बहुत खूब। और इनके अलावा भी कई विभूतियां थी, जैसे वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संघरक्ष। हाँ, ये सभी कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन विज्ञान के नजरिए से सबसे बड़ा नाम नागार्जुन का है। नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। बिल्कुल, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मतलब सोचिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सदियों पहले एक भारतीय विद्वान ने माध्यमिक सूत्र में लिख दी थी। अद्भुत है। लेकिन इतिहास का एक अटल नियम है कि हर महान युग का अंत होता है। हाँ, 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई और उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 102 ईस्वी में। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। कुषाण राजा खुद को एक विशेष उपाधि देते थे ना? हाँ, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। देवपुत्र मतलब ईश्वर के पुत्र। और खुद को ईश्वर का पुत्र कहलाने वाले ये राजा भी 102 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये तो होना ही था। और छात्रों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो देवपुत्र की उपाधि थी ना, ये इन्होंने चीनियों से ली थी। चीनी शासक खुद को ऐसा ही मानते थे। अच्छा, तो ये उपाधि चीन से प्रेरित थी। और कुषाण वंश का अंत किसने किया? मतलब अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव नाम से ही लगता है कि अंत तक आते आते वो पूरी तरह भारतीय संस्कृति में रम गए थे। अब उनकी कला और वास्तुकला की बात करते हैं। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 शैलियों का विकास हुआ,
गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार और मथुरा शैलियां। और इन दोनों के पनपने के केंद्र भी अलग-अलग थे शायद? हाँ, गांधार कला के लिए तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध है और मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है। और मैंने पढ़ा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में ही हुआ था। बिल्कुल, वास्तुकला अपने चरम पर थी और इसी काल में भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ था। ये परीक्षा के लिए बहुत अहम बिंदु है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पर ये सब कला, वास्तुकला, इन सब के लिए बहुत धन चाहिए होता है और ये धन आ रहा था उनके व्यापार से, यानी रेशम मार्ग से। सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उन्होंने इन मार्गों पर सुरक्षा का बहुत पुख्ता प्रबंध किया था। मतलब आज के हाईवे सिक्योरिटी नेटवर्क की तरह। और रेशम मार्ग का आरंभ भी भारत के संदर्भ में कनिष्क ने ही कराया था ना? हाँ, कनिष्क ने ही कराया था। और चूंकि बात रेशम मार्ग की हो रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में रेशम बना और कुषाणों ने उस मार्ग पर सुरक्षा देकर बहुत टैक्स कमाया। लेकिन हम भारत वाले भी तो कुछ उत्कृष्ट चीजों का उत्पादन कर रहे होंगे ना? बिल्कुल कर रहे थे। हमारा मथुरा शहर विशेष रूप से एक वस्त्र के निर्माण का केंद्र था। उस वस्त्र का नाम था शाटक। मथुरा में शाटक नामक विशेष वस्त्र का निर्माण होता था। तो एक तरफ गांधार और मथुरा कला, दूसरी तरफ शाटक वस्त्र और सिल्क रूट का कंट्रोल। क्या जबरदस्त आर्थिक नेटवर्क था। सही कहा, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं। तो आज हमने देखा कि कैसे मध्य एशिया से आए एक कबीले ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। हमने कनिष्क की रणनीतियों, रोम की टक्कर के शुद्ध सोने के सिक्कों, चरक और नागार्जुन जैसे विद्वानों के योगदान और गांधार व मथुरा कला के विकास को गहराई से समझा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस जानकारी को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सिलेबस विद एआई के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी देते रहें। चर्चा को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न। आज हमने देखा कि कैसे कुषाणों ने बाहर से आकर भी भारतीय धर्म, कला और विज्ञान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप सोचकर देखिएगा कि अगर रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण और सुरक्षा का प्रबंध नहीं होता तो क्या भारतीय विचार और बौद्ध धर्म इतनी आसानी से एशिया के अन्य हिस्सों में फैल पाते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।